स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सनन गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का 22 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को करना क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके अति लोकप्रिय प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए स्टूडेंट। इसमें आपको स्टार वाले प्रश्न मिलेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक है। जो आपके 2 और 3 स्टार वाले प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 स्टार वाले भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टार, ठीक है। पहला स्टार वाला प्रश्न देखो, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है और जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक विलयन है जिसका हम लोग उपयोग सफेदी करने में करते हैं। घरों की सफेदी देखते हो, मतलब घरों की सफेदी होती है, ठीक है। सफेद कलर का हो जाता है हमारा हाउस, तो मतलब वो किस चीज का प्रयोग करते हैं कि वो हमारा घर सफेद कलर का हो जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना, ठीक है स्टूडेंट। देखो वो जो है आपका स्टूडेंट, वो है एक पदार्थ जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है स्टूडेंट? आप लोग जानते भी होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका अगर मैं सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होता है स्टूडेंट CaO। C से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें जल के साथ क्रिया कराना है। जल के साथ क्रिया समझो, जल के साथ, यानी कि ये आपका कैल्शियम समझो CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हम लोग जल के साथ क्रिया कराएंगे H2O के साथ। तो अगर हम इसका जल के साथ क्रिया कराएंगे, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। अब आप समझो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की हम लोग कभी भी जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और प्लस ऊष्मा मुक्त होगी, क्या? ऊष्मा, ठीक है। अब देखो ये आपका है, देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझो, ये आपका डबल स्टार प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लगाते हैं? देखो स्टूडेंट, जो लोहे की वस्तुएं हैं उस पर हम लोग पेंट क्यों लगाते हैं? देखो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अगर आप लोग और भी अच्छा देखो, लोहे की वस्तुओं पर हम लोग पेंट चढ़ाते हैं ताकि, ठीक है, ताकि के आगे देखो, ताकि लोहे की अभिक्रिया, जो लोहा है Fe है, उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर पेंट चढ़ा दोगे तो उसकी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी और जंग लगने से बच जाता है, और वो जो होता है जंग लगने से बच जाता है स्टूडेंट, ठीक है। देखो आप लोग यहां आप लोग लिख देना, लोहे की वस्तुओं में हम लोग पेंट इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि, या ताकि लोहे की अभिक्रिया जो है वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है और जंग लगने से बच जाता है। अगर इसे आप किसी भी लोहा है उसे आप लोग बाहर फेंक दो, तुरंत नहीं जंग लग जाता, कुछ दिन आप लोग फेंके रहोगे, वातावरण के संपर्क में आएगा और वो ऑक्सीजन पाएगा, ठीक है, और वायु की नमी, मतलब वायु की नमी पाएगा तो वो अभिक्रिया करेगा, कुछ दिन बाद जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद अगर उसे पटकोगे तो वो मतलब एक ऐसे टुकड़े टुकड़े में छूट जाएगा, ठीक है, तो उसका वजन भी कम हो जाएगा। तो ये होता है आपका लोहे की वस्तुओं पर जंग, मतलब पेंट क्यों लगाते हैं, इसी के कारण कि जंग न लगे। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान। 3 स्टार प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मतलब आपका शुद्ध जल है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं, याद हो जाएगा। देखो आपका होता है इधर, देखो 1 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14, ठीक है। इसके नीचे अम्ल होते हैं, इसके ऊपर क्षार होते हैं। 7 से नीचे अम्ल होते हैं, 7 के ऊपर क्षार होते हैं। 7 के नीचे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, और 7 के ऊपर जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो बीच में होंगे तो वो क्या होंगे, उसका कोई स्वाद ही नहीं होगा, यानी कि जल का होता है सेवन, ठीक है। ये 7 है, 7 के नीचे अम्ल, 7 के और ऊपर क्षार, और बीच में लवण जिसे कहते हैं, देखो लवण नहीं बल्कि आपका जल है, ठीक है। जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। या इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है।
ये उदासीन होते हैं। देखो अगला, धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। 2 स्टार प्रश्न है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। धामन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, और धोने वाली सोडा, ठीक है। और धोने में हमें क्या करना पड़ता है, वाटर यानी कि पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी तो इसमें हम लोग 10H2O लेंगे। अगर पानी की आवश्यकता ज्यादा यानी कि हमें पानी ज्यादा चाहिए तो 10H2O लो। देखो जैसे मैंने बताया है Na2CO3, इतना लिखने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा पानी ले लो, 10H2O ले लो, ठीक है। अगर देखो ये आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है आपका धामन सोडा, और इसका अगर मैं नाम का बात करूं तो इसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, नाम जानते हैं। अगला है आघात वर्धनता तथा तन्यता से आप क्या समझते हो। NCERT क्वेश्चन है, 1 स्टार प्रश्न है, ठीक है। आघात वर्धनता एवं तन्यता, देखो आघात मतलब होता है किसी चीज पर आघात पहुंचाना, यानी कि पीटना, पीटोगे तभी तो आघात पहुंचेगा। जैसे एक हथौड़ा है, हथौड़ा से किसी चीज पर हम लोग आघात करते हैं तो उसे आघात कहते हैं, आघात वर्धनता। जैसे धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में बनाने की गुणधर्म ये होती है आघात वर्धनता। अगर आपकी तन्यता की बात की जाए तो तन्य मतलब उसे खींचा जाए तो ऐसे लंबाई में बढ़ता हुआ चला जाए, जैसे धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। जैसे एक तार है, एक धातु है, उसे हम लोग ऐसे खींच कर पतले तार के रूप में, ठीक है, कर दें तो वो आपकी तन्यता। सब में तन्यता नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि आप सबको खींचोगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है आघातवर्धनता और तन्यता। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है कार्बन तथा उनके यौगिक रिलेशन से, ठीक है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन तथा उनके यौगिक। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो यौगिक CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या होगा। इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, नहीं देखे हो तो बोलो IUPAC नेम बाय श्रावण लेक्चर, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इस यौगिक का आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। और अगर आप लोग 1 से लेकर 13 लेसन तक नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 से लेकर 13 लेसन तक ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, एक चैप्टर एक वीडियो में, 13 चैप्टर 13 वीडियोज में। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 13 चैप्टर पढ़ लो तभी इन सबको सॉल्व कर पाओगे, तो उसे पढ़ने के बाद इसे अच्छे से देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस यौगिक का IUPAC नेम बताना। पहले आप लोग बताओ इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, अगर वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे। देखो इसमें OH यानी कि एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। अब एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या आएगा, आल जुड़ेगा। तो इसमें कितने कार्बन है, गिनो, 1 2, तो 2 को क्या कहते हैं, एथ, और इसमें आल जोड़ दो, एथे। देखो स्टूडेंट, देखो हमें करना क्या है, एथेन लगाना है और इसमें नाल जोड़ना है, यानी कि एथेनाल, ठीक है। एथेनाल होता है स्टूडेंट, ठीक है, एथेन, और उसमें आल जोड़ दो यानी कि एथेनाल। अगर OH आपका जुड़ा हो एल्कोहल समूह, ठीक है। देखो इस वीडियो को, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाओ। योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ होता है योग होना, और योग होने का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने का अर्थ होता है 2 चीजें जुड़ जाएंगी और किसी एक चीज का निर्माण करेंगी, वही होता है योगात्मक अभिक्रिया। या इसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में संयोजन अभिक्रिया होती है ना, लेकिन उससे थोड़ा अलग है ये, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया भी इनका नाम है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। आपको योगात्मक अभिक्रिया बताना है तथा उसका रिएक्शन बताना है, ठीक है। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता। केवल एक ही पदार्थ बनेगा, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, लेकिन जब 2 चीजें संयोग करेंगी तभी ये बनेगा, ठीक है। अब देख लो, जब हम लोग एथिलीन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमें एथेन प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो, ये आपके बांड के द्वारा दर्शाए जाएंगे, क्योंकि कार्बन तथा उनके यौगिक पार्ट है तो इसमें बांड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बांड के द्वारा हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। देखो जैसे यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, 2 कार्बन और 4 हैं, तो 2 4 यानी कि एथिलीन, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप लोग हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक है, तो गिब्स आउट आपको क्या मिलेगा, यहाँ अन्य उत्प्रेरक है और कितने डिग्री सेल्सियस पर करना है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अन्य उत्प्रेरक है और उसे 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ CH3
एंड CH3 मिलेगा और इसका नाम है एथेन। गुड। तो यहां आपको समझ में आया, एथेन हमें मिला, लेकिन यहां कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके, यहां दो पदार्थ यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 ये संयोग किया, लेकिन बनाया क्या, एक अन्य एक ही पदार्थ बनाएगा। तो ये एथेन एक ही चीज बना है, तो कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, मतलब एक ही पदार्थ बनते हैं, कोई अन्य नहीं बनते हैं। तो यहां एक पदार्थ बनने और कोई चीज नहीं बना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आता क्वेश्चन एसिटिक अम्ल से मेथेन, थोड़ा रिएक्शन होगा यहां। ठीक है, एसिटिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल से आपको मेथेन बनाना है। डबल स्टार प्रश्न है। ठीक है, ये आपका ट्रिपल स्टार प्रश्न था, तो इसे जरूर 2-3 बार रिपीट कर लेना। ठीक है, यहां एसिटिक अम्ल से मेथेन, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल जिसे हम लोग सिरके का अम्ल कहते हैं, जिसे गांव में प्रयोग किया जाता है सिरके के रूप में। देखो, जिसका नाम है CH3COOH। ठीक है, और इसका अगर ये होता है एसिटिक अम्ल, अगर हम इसमें NaOH डालेंगे यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट प्लस जल बनेगा, यानी कि CH3 एसीटेट। ठीक है, तो CH3COONA ये है सोडियम एसीटेट प्लस H2O यानी कि जल। समझ में आया? तो यहां सोडियम एसीटेट तथा जल बना। अब इसी सोडियम एसीटेट को CH3COONA कि हम लोग दोबारा विक्रिया NaOH के साथ कराएंगे और उत्प्रेरक रहेगा CaO और इसे हम लोग गर्म करेंगे। तब आपका देखो यहां एक, देखो समझना, CH3 है और एक Ca ले लो, CH4 हो गया, यानी कि मेथेन बन चुका है। लेकिन बचा क्या, ये तो भी देखना पड़ेगा। तो बचा है यहाँ Na1 और Na1, Na2 लिख दो, Na2 और यहाँ O और यहाँ 2O और H यानी कि Na2 और C, एक C बचा है ना। यहां देखो C1 है, देखो CH3, तो यहां C1 आया यहां। ठीक है, यानी कि CH4 बना। ठीक है, अब यहां 4 चले गए, तो यहां एक C अभी बचा है, ये बीच में COONA। ठीक है, तो यहां जब एक C बच गया तो Na2CO3, देख लो बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है स्टूडेंट, आप लोग चेक कर लो एक बार। ठीक है, यहाँ O कितना है, 2 3 है, तो यहाँ भी तो 3 है। ठीक है, Na2 है Na, तो Na1 2 हो गया, CH3 है और एक H CH4 हो गया। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम, मतलब मेंडलीफ की आवर्त नियम बताइए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को लिखूंगा नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों से नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, मेंडलीफ की आवर्त का नियम देखो, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम के अनुसार इनके भौतिक तथा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के लिखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियमानुसार, फिर कामा लगाओ, फिर लिखो तत्वों के, तत्वों एलिमेंट, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। ठीक है, अगर आप लोग मोजले का नियम जानना चाहते हो तो लिख डालो, मोजले का भी हेडिंग डाल लो, मोजले का नियम, मोजले का नियम। ठीक है, हेडिंग डाल लो स्टूडेंट। ठीक है, देखो ठीक है, इनका उल्टा है। इन्होंने कहा था कि परमाणु भार, और इसमें मोजले ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला जीव विज्ञान में आते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सिंगल स्टार प्रश्न है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का और सिंगल स्टार प्रश्न। देखो, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, कोई भी जीव है उनके द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है कच्ची सामग्री के रूप में। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन नोट कर लो। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम से आप क्या समझते हो। एक टॉपिक आया है, 3 स्टार प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम
और फ्लोएम से आप क्या समझते हो? जाइलम का अर्थ होता है कि जाइलम ऊतक जो होता है पौधों में जल का स्थानांतरित करता है। जा से जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल। तो जाइलम ऊतक जो होता है वो पौधों में जल का स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण ये साहब करते हैं फ्लोएम। ठीक है, जाइलम साहब तो आपका जल का स्थानांतरण करते हैं, लेकिन फ्लोएम जो है ना वो जल भोजनों का स्थानांतरित करते हैं। फ्लोएम देखो, फ्लो में क्या आता है? एफ एल। अभी देखो, अब फूड को क्या लिखते हैं? FWD। तो यहां से FF सेम है, तो ऐसे आप लोग थोड़ा पहचान सकते हो। लेकिन जब आप गए जा से जल जाइलम, तो एक जान गए तो दूसरा तो जान ही जाओगे। ठीक है, जा से जल यानी कि जाइलम जल का मतलब पौधों में स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, 3 स्टार प्रश्न है। देखो, पुमंग एवं जायांग में अंतर क्या है कि जो पुमंग है वो नर जननांग है, मतलब नर जननांग है। ठीक है, मेल है। ठीक है, और जबकि और आपका जायांग जो है वो मादा जननांग है, मतलब फीमेल है। ठीक है, पुमांग और जायांग में अगर कोई पूछे तो यही बताना है। पुमांग जो है पुष्प का नर जननांग है, और जबकि आपका जो जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग है। लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों का नाम लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये। ठीक है, 2 स्टार प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इससे जो आपकी बीमारी है वो 2 हैं। कौन कौन से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और वो है नंबर 1 हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया, जो कि अगर कहीं बॉडी में कहीं कट जाए तो खून ही नहीं रुकता है, इसका अर्थ है हीमोफीलिया। देखो, जब बॉडी में कहीं मतलब कट जाता है किसी चीज से, तो इसमें हीमोफीलिया में खून नहीं रुकता है, बहना नहीं बंद होता, रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है। इससे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जब लगातार खून बहता रहता है तो जब खून बचता ही नहीं तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर हीमोफीलिया का डिफिनेशन लिखता था तो लिख लो। ठीक है, दूसरा वर्णांधता, ये लाल और हरे रंग में क्या विभेद नहीं कर पाता, जो वर्णांधता से पीड़ित होगा, इसीलिए। ठीक है, वर्णांधता लाल और पीले रंग में विभेद नहीं कर पाता, और इसमें क्या होता है, खून बहता रहता है, रुधिर का थक्का ही नहीं बनता है, इससे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। अगला अनुवांशिकता के जनक का नाम बताओ। अनुवांशिकता के जनक बताओ, अनुवांशिकता के जनक कौन है? आप लोगों ने अनुवांशिकता जो विकास में पढ़ा होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, 1 से 13 लेसन तक का नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लो, तैयार कर लो अभी से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इनके जो जनक हैं वो हैं ग्रेगर जान मेंडल। और इसी में मैं एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं, इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? बताओ। इन्होंने, इसी में मैं ऐड कर लेता हूं क्योंकि पूछा जाता है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? वो था मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम है पायसम SATIVUM, पायसम सटाइवम। ठीक है, अगला मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? ये भाई लिख लो। ठीक है, मटर जिसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? यहां लिख लेना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा 3 स्टार प्रश्न इसे मैं देता हूं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है फिजिक्स में। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में बताओ, सामने पढ़ लो, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा दिया है। आप लोग अब तो बहुत ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में, फिजिक्स के, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा भी दिया है, बहुत सारे लेसन पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, फिजिक्स में भी देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? सूत्र लिखना है, ना कुछ और नहीं करना। 2 नंबर में आए ये सब पूछे, सूत्र ही लिख दो। आपको डेरिवेशन नहीं करना कि यार डेरिवेशन कर दिए 2 नंबर के लिए, आपने अपना समय गंवा दिया, फिर बाद में क्वेश्चन छूट गया। नहीं, आपको यहाँ 2 नंबर 1 नंबर में आए तो केवल सूत्र लिखो, संबंध पूछे तो। ठीक है, 5 नंबर और या लघुत्तरीय में आए तो आप डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आपको बताना है इनमें क्या संबंध था। संबंध का अर्थ है कि अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी भी हो, वक्रता त्रिज्या हो, दोनों जहां है वही उनका संबंध हो गया। ठीक है, जैसे
UVF में संबंध कहा गया, तो जिसमें UVF तीनों आए उसमें संबंध हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u, तो इसमें तीनों आए ना, तो इसलिए उसका संबंध हो गया। अब यहाँ गोलीय रेखाखंड की फोकस दूरी आए, वक्रता त्रिज्या दोनों आए, तो उसमें संबंध क्या होता है, F बराबर R/2। और अगर मैं R पूछूं तो R बराबर 2F। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। देखो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, और 5 बार आ चुका है, तो ये आप लोगों के लिए लगभग 3 स्टार प्रश्न है, ठीक है, लेकिन 2 स्टार में देता हूं, ठीक है, क्योंकि 2020 में भी नहीं आया है तो आ सकता है, ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, क्या है कि जो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, देखो यहां मैं लिख देता हूं, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है जो वायु में प्रकाश की चाल इंटू माध्यम में प्रकाश की चाल, और हमें ज्ञात क्या करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहां अगर मैं बात करूं तो अपवर्तनांक तो 1.5 है, बराबर है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, ठीक है, और यहां हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहां मैं माध्यम में प्रकाश की चाल मैं नहीं लिखता हूं, मैं यहां x मान लेता हूं, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल लिख लो, चाहे तो आप लिख लो चाहे x मान लो, ठीक है, तो यहां x बराबर आपका आएगा 3 × 10⁸ बटा 1.2, 1.2 से काटोगे तो यहाँ x बराबर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ मैंने x को क्या माना था, माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, x मानो या फिर आपके मतलब जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने मान लिया है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को मैंने x माना है, ठीक है। अब मैंने माना है तो लिख देता हूं माना, अब आप लोग जगह रहेगा तो मत मानिएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर x माना, और x बराबर क्या आया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, नेत्र की समंजन क्षमता, देखो नेत्र होता है, नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूर वस्तु जो है, ठीक है, निकट तथा दूर की वस्तुओं को फोकसित कर लेना या फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये आप लोग, आपका 2 स्टार प्रश्न है तो नोट कर लो स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो यहां लिखा हुआ है 250 वोल्ट, यहां वोल्ट कितना है 250, 5 एम्पियर फ्यूज वाले विद्युत बल्ब या विद्युत परिपथ या फिर परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब लगेंगे, बल्ब कितने बल्ब मान रहा है, देखो पूछ रहा है कितने बल्ब, तो माना बल्ब की संख्या बराबर n मान लो, क्योंकि कितने बल्ब हैं तो n मानोगे तभी तो n का मान निकलेगा, ठीक है। अब यहां V आपका कितना है 250 वोल्ट, I कितना है I कितना है स्टूडेंट, I है 5 एम्पियर, और यहां अगर मैं इतना वाट है, ठीक है, तो यहां P जो है n गुणे इतना वाट है, n मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि हमें बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है। अब कितने वाट के कितने बल्ब लगे हुए इसलिए मैंने n मान लिया। अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा P बराबर VI, तो P बराबर VI है तो यहां n है तो n × 25 बराबर है V कितना है 250 × 5। अब इसका अगर आप लोग गुणा करोगे तो n बराबर, चलो ठीक है, आपका कितना आएगा, देखो यहां मैं अभी गुणा भी नहीं करता हूं, यहां 250 × 5 बटा 25, 25 दो हम 250 10 आया, n बराबर 10 पंचे 50, तो यहां आएगा 50, बल्ब की संख्या 50, ठीक है, 50 बल्ब लगेंगे, कितने
50 वर्ग। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से। देखो यहां एक आपको दिखेगा डेरिवेशन का सूत्र लिखना है। देखो एक समान या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो बल का सूत्र आप लोग जानते हो, F जो होता है उसे बल कहते हैं, और एक समान है तो I/V/L sin थीटा होगा। चलो ठीक है, यहाँ I है धारा, V है चुंबकीय क्षेत्र, L है धारा की लंबाई मतलब धारावाही चालक की लंबाई, और sin थीटा आप लोग जानते हो कोण है। तो यहां आपका हुआ आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतने में से आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का सब आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप लोगों का अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। लेकिन अगर आप लोग 1 से लेकर 13 लेसन तक का वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो के लिंक जो है ना 1 से लेकर 13 तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लो, और देखने के बाद ही इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, पहले नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जब आप लोगों ने क्वेश्चन मतलब पार्ट पूरा पढ़ा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पहले पार्ट को पढ़ो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ना सॉल्व हो कमेंट बॉक्स से खाली कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा 20 इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाहर बहुत कम ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सबको बताऊंगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।